साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दीपावली का यह त्योहार हम सभी के जीवन को रोशन करे, यही कामना करता हूं। और हमारा सामाजिक मीडिया परिवार जिस उद्देश्य में लगा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को छुए, नया रोशन करे, यही कामना करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस खबर को आपके सामने रखने के लिए आया हूं, वो खबर दरअसल प्रियंका वाड्रा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को ललकारना प्रियंका गांधी के लिए बहुत भारी पड़ा है। आजकल भाई बहन 56 इंच के सीने को बड़ा ललकारते हैं। राहुल गांधी का तो आपको पता ही है कैसे मजाक उड़ाते थे, और प्रियंका भी खुद किस तरीके से ललकारती थी। प्रियंका गांधी ये भी कहती थी मैं मोदी से लड़ने बनारस जाऊंगी, वहीं से चुनाव लड़ूंगी। कभी लड़ नहीं पाई, कहां पहुंच गई? एक ऐसी सीट पर जहां बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक है और इस देश की अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक है, फंस गई है। मोदी जी ने कमाल का काम किया है दोस्तों, अद्भुत काम किया है, और मैं आपको बता दूं क्यों फंस गई हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया उससे फंसी है। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा वायनाड का गणित बता देता हूं दोस्तों। वायनाड, जहां पर लगभग जो आधिकारिक आंकड़ा है बहुत पुराना, उसके हिसाब से मुस्लिम आबादी 40%, हिंदू आबादी 40% और करीब करीब 20% ईसाई वोटर है। यानी अगर अल्पसंख्यक मिल जाए तो 60% जीत गए। हालांकि मुस्लिम आबादी कहा जा रहा है कि 45% से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हिंदू 50% से काफी कम है दोस्तों। और अगर हम जीत हार की बात करें तो राहुल गांधी को ठीक ठाक वोट मिले, जीत गए। अब भैया अगर सारे अल्पसंख्यक वहीं जाएंगे, तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण में आगे हैं और ईसाइयों को भड़काएंगे, तो निश्चित रूप से जाएगा। उनको कुल मिलाकर 6,47,445 वोट मिले। एनी राजा उनको 2,83,000 और के सुरेंद्रन 1,41,000 वोट मिले थे। इस बार जब प्रियंका वाड्रा खड़ी हैं तो उनके खिलाफ नव्या हरिदास भाजपा की उम्मीदवार हैं, जो पार्षद रह चुकी हैं, भाजपा की बड़ी नेता है, महिला मोर्चा की राज्य में महासचिव हैं और बेहद पढ़ी लिखी हैं। जानते कहां से खेल शुरू हुआ? आपको मैं बताता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार लेकर आई है, इससे सारा खेल ही बिगड़ गया। आप बोलेंगे कैसे भैया, और मुस्लिम आबादी और कंसोलिडेटेड हो जाएगी? नहीं, मुस्लिम आबादी में तो आप जानते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हो, बाकी लोग हो, तो खुलकर कहते नहीं चाहिए, देते भी नहीं है। अब इक्का दुक्का हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छे लोग हर जगह हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन वक्फ के खिलाफ दोस्तों चर्च खड़ा हो गया है। कैथोलिक चर्च ने इस बिल का समर्थन किया है। वहां की ईसाई आबादी बेहद नाराज है। अब सोचिए, अगर हिंदू और ईसाई आबादी दोनों कांग्रेस के खिलाफ हो तो क्या होगा? 60% इधर आ गए। यही खेल शुरू होता है दोस्तों। और इसी में एक कहानी प्रियंका वाड्रा की छिपी है। जैसे राहुल गांधी भाग भाग करके इधर उधर जाते हैं ना, हिम्मत नहीं होती है, प्रियंका वाड्रा को भी जिम्मेदारी लेने में डर लगता था। और इसीलिए मैं 2 पुराने बयान भी आपको सुनाता हूं। यह कहती थी कि अमेठी से जब कहेंगी मम्मी हम चुनाव लड़ने जाएंगे, चुनाव लड़ लूंगी। मैंने कहा मैं लड़वाऊंगी। मैं जानती थी, मतलब जब मां ने कहा अमेठी से चुनाव लड़ेगी तो बगैर हिचकिचाए मैंने कहा कि मैं लड़वाऊंगी। अमेठी की कहानी फिर मैं आपको यहां वायनाड तक लेकर आता हूं। 2 बयान अमेठी और रायबरेली पर, फिर मैं आपको वायनाड लेकर आऊंगा जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। पहले अमेठी का बयान सुनिए, पुराना बयान है। मैंने कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगी तो बगैर हिचकिचाए मैंने कहा मैं लड़वाऊंगी, कि मैं जानती थी कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़वाने आऊंगी तो मैं अपने परिवार के बीच आऊंगी। पारिवारिक रिश्ता है। अब रायबरेली का भी सुन लीजिए, यहां भी पारिवारिक रिश्ता। भैया नेताजी का तो हर जगह होता है, रायबरेली वाला भी सुनिए। हमारे परिवार का रिश्ता रायबरेली क्षेत्र से अच्छी तरह जानते हैं। मेरी माता जी 10 सालों से या उससे ज्यादा
2004 से 20 सालों से आपकी सांसद रही है। अब वायनाड में भी यही कह रही हैं, कहने दीजिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि कैसे प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में यह प्रयास किया कि मोदी जी को खुली चुनौती दें, खुद फंसी है। यह सच्चाई है दोस्तों कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश पूरा दायित्व सौंप दिया गया था कि जाओ भैया, उत्तर प्रदेश में पूरी कांग्रेस हार गई है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मर चुकी है कांग्रेस, यह हालत हो गई थी। और प्रियंका गांधी ने क्या माहौल बनाया आपको याद है? वो भी पुराने बयान है, मैंने निकाला नहीं क्योंकि मेरी कहानी कुछ और है। प्रियंका गांधी सीधे ये खबर फैलाने में जुट गई कि हम तो सीधे वाराणसी से लड़ेंगे, मोदी जी के खिलाफ ही लड़ेंगे। कांग्रेस वाले मना कर रहे हैं, खुद ही उड़ाते हैं। अरे कांग्रेस में किसी की हिम्मत है आपको कहने की? हर बार यही माहौल। ये देखिए बयान, खुद कह रही हैं कि अगर राहुल कहेगा तो हम बनारस से चुनाव लड़ने में बहुत खुश होंगे। अरे भाई, आपको किसी को कहने पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो कांग्रेसी तो जानते, पूरा देश जानता है भाई। कोई भी अध्यक्ष हो, क्या लोग भूल गए क्या? भाई एक नेता ही तो हैं आप कांग्रेस की, आप नामांकन भर रही हैं, आपका परिवार खड़ा है, आपके बच्चे वहां अंदर हैं, और कांग्रेस का अध्यक्ष खिड़की से झांक रहा है। हे भगवान, कांग्रेस से अध्यक्ष की इससे बड़ी दुर्गति कहीं हो नहीं सकती। और वो कह रही है कि पूछना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता मना कर रहे हैं। कमाल है। और उसके बाद दोस्तों लगातार प्रियंका गांधी, मैं तो आपको अभी पहले यह दिखा रहा हूं कि कैसे सीधे मोदी जी को चुनौती दे रही थी, हिम्मत नहीं भी। यूपी कांग्रेस पिस्ड फॉर प्रियंका वर्सेस मोदी कॉन्टेस्ट इन वाराणसी, पार्टी डिसाइडेड अगेंस्ट इट, सेज अजय राय। खुद ही माहौल बना रहे, खुद ही खारिज कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं लड़ेंगे, खुद ही बोल रहे हैं नहीं 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 मत लड़ो। अरे क्यों नहीं लड़ो? लड़ो जाकर के, हिम्मत तो दिखाओ। कहां दिखाया हिम्मत? एक ऐसी सीट पर जहां अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है। आप सोचिए और आप देखिए दोस्तों, जब ये चुनाव लड़े जिसमें पूरी की पूरी कमान प्रियंका गांधी के पास थी, उत्तर प्रदेश की 2022 का चुनाव, क्या हाल हुआ? होल सोल प्रियंका गांधी ही इंचार्ज थी। जानते हैं मत प्रतिशत 2017 के विधानसभा चुनाव में तो 6% था, 2022 में 2% तक पहुंच गया। सर्वनाश। आप सोचिए, यह स्थिति है दोस्तों। मतलब इस गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई, नाम लेवा तक नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी का शेयर 2% बढ़ा, समाजवादी पार्टी का 10%, और कांग्रेस खत्म हो गई। आप बैसाखियों के बिना तो चल भी नहीं सकते। और मैं मानता हूं दोस्तों कि जो पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो समाजवादी पार्टी के लिए बेस्ट प्रदर्शन था, उसके बाद भी वो भाजपा को हरा नहीं पाई। और उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बन गया जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। वो व्यक्ति जो सारे अंधविश्वास को तोड़ता हुआ नोएडा के चक्कर भी लगा रहा था। यही कहते हैं ना, मुख्यमंत्री अगर नोएडा चला जाए तो वो चुनाव जीत नहीं सकता, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा। लो, कर्म ही प्रधान होता है। जो ईश्वर की भक्ति करता और उस भक्ति की शक्ति से जो इस देश में विकास की लहर लाने का मादा रखता है, वही आगे बढ़ सकता है। यही असली कहानी है दोस्तों। अब आप आइए वायनाड पे। प्रियंका तो हिम्मत नहीं दिखा पाई। एक ऐसी सीट पर चली गई जो अल्पसंख्यक बहुल है। मुस्लिम 40%, ईसाई 20% और हिंदू 40%। बड़ा सोच रहे थे इससे ही जीत जाएंगे। लो, वक्फ बोर्ड बिल लाते ही दोस्तों, ये जो भी संगठन है, मुस्लिम संगठन, वो तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन चर्च को समझ में आ गया मौका यही है। कांग्रेस तो बेचारी कहीं नहीं पाएगी, वक्फ बोर्ड के समर्थन में ही रहेगी। और आप देखिए,
जो कैथोलिक बिशप्स हैं, उन लोगों ने क्या कहा, रिजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ बिल इज अनफॉर्चुनेट। वक्फ बिल के खिलाफ लेफ्ट पार्टी रेजोल्यूशन लेकर आई, कांग्रेस भी साथ ही में। भैया दोनों तो एक ही, बस दोनों तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण और कुछ नहीं। कैथोलिक जो पूरा समाज है ईसाइयों का, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। आप देखिए ना कि केरला's कैथोलिक कांग्रेस कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट अनजस्ट वक्फ रूल विच एनेबल्स इंटरेस्टेड पार्टीज टू क्लेम लैंड्स। अरे भाई, जब वक्फ बोर्ड जमीनें छीनता है ना, तो वो नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही धर्म देखता है, दूसरे का नहीं देखता। वो ईसाई भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो, कोई भी हो सकता है, वो सरकारी जमीन हो सकती है। और ये हकीकत है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड की वजह से केरल में 600 क्रिश्चियन परिवार, उनकी सारी संपत्ति दांव पर चली गई। आप देखिए, एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से दोस्तों 600 परिवार अंधकार में चले गए, पता ही नहीं। हमेशा हमेशा से ये जमीन हमारी थी, अचानक वक्फ बोर्ड ने देख लिया, उसकी हो गई। तमिलनाडु में तो आपको पता है ना दोस्तों, ये कैसे मंदिर और पूरे गांव पर कब्जा कर लिया, जो तब से है, जब तो इस्लाम धर्म भी नहीं आया था। ये स्थिति है, इतना अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है। और इसके बाद भी केरल का जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, वो लड़ रहा है। भैया वो तो उनका एक ही पार्ट पढ़ाया गया, कांग्रेसियों ने पढ़ाया है। लेकिन इस बार परिस्थितियां एकदम अलग हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं कि ईसाई समाज ने जिस प्रकार से मोर्चा खोला है, ये कांग्रेस और लेफ्ट दोनों फंस गए हैं। अब ठीक है, लीजिए, आपको जितना वोट लेना ले लीजिए, लेकिन बाकी वाले भी तो 40% हिंदुओं के साथ 20% ईसाई भी अगर आपके विरोध में हो गए तो होगा क्या। और यही है प्रधानमंत्री मोदी का। हालांकि वो सोचा नहीं होगा उन्होंने कि मैं ऐसा करूंगा, मगर ऐसा होगा। जब नीयत अच्छी हो तो कर्म भी अच्छे होते हैं और परिणाम भी अच्छे होते हैं। फंस गया है गांधी परिवार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों, दिवाली का उत्सव बिल्कुल कल है, आज छोटी दिवाली है। आपको पता है कि दिवाली पर मैंने एक नया गीत तैयार किया है। आइए ना, कुछ छोटी झलकियां भी देखते हैं। दिए जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। दिए जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। दोस्तों, दिवाली के उत्सव पर इस गाने का भी आनंद लीजिए, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि छठ पूजा बिल्कुल दिवाली के साथ ही ये उत्सव भी शुरू हो जाता है। छठ पूजा को लेकर मैंने एक बेहतरीन गीत उन बच्चों के लिए बनाया है जो अपने घर जा नहीं पा रहे या जाते नहीं। उन बच्चों के लिए एक शानदार छठ गीत, पहली बार भोजपुरी में एक नई कोशिश छठ को लेकर की है। मैं चाहता हूं कि वो गीत एक छोटी झलकियां ये भी देखें।
तो दोस्तों, छठ पूजा का ये गीत जरूर सुनिए और अपने सभी रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। आप मनाते हो न मनाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये पावन पर्व किस तरीके से लोगों को आह्लादित करता है, उस उत्सव का आप भी हिस्सा बनिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा एपिसोड और ये दोनों गीत पसंद आएंगे। आप कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और HB मेलोडी में आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, शुभ दीपावली।